Hello everyone, online classes, class 8th, subject science, chapter 7, part 2, endemic species, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति. Soon the group quickly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. Madhavji tell them that this is now as the giant squirrel and is endemic to this area. बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए. बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित हो रह गए. इस गिलहरी को एक लंबी फरदार पूंछ थी. वह उसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे. माधव जी ने बताया कि ये विशाल गिलहरी कहते हैं. यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है. एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or plant might be endemic to a zone, a state or a country. पौधे अब जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं. ये किसी अन्य क्षेत्र के प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती. किसी विशेष प्रकार का पौधे या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं. माधव जी स्नो सॉल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द Pachmadi Biosphere Reserve. Bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of this area. Professor Ahmed explained that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species might affect the natural habitat of endemic species and endanger their extinctions. अब माधव जी ने पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल एवं जंगली आम के पेड़ को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत को उदाहरण दिया. बिसन भारतीय विशेष साल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं. प्रोफेसर अहमद ने बताया कि उनके आवास को नष्ट होने बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इसके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सून पहली सीन ए बोर्ड विथ पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट. वन प्राणी अभ्यारण्य. शीघ्र ही पहली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पचमढ़ी वन प्राणी अभ्यारण्य. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग ऑफ capturing animals in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places. Wildlife sanctuary like reserve forest provide protection and suitable living conditions to wild animal. He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to be certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plant, firewood, etc. प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं सुरक्षित रहते हैं. वन प्राणी अभयारण्य कहते हैं. माधव जी पुनः बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों एवं जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. यह अफसोस की बात है कि सुरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं. Children are reminded of their visit to the zoo. They recall that zoo are also places where animals receive protection. बच्चों ने प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है कि उन्हें स्मरण था कि प्राणी उद्यान भी यह क्षेत्र है जहाँ पर हम प्राणियों और जंतुओं का संरक्षण करते हैं. नेशनल पार्क.
राष्ट्रीय उद्यान। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा हुआ था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चिल्ड्रन आर नाउ eager to go there. Madhavji tells them that they reserve are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape, and historic object of an area. Satpura National Park is the forest reserve forest of India. The finest Indian teak is found in this forest. There are more than 100 national park of India. अब बच्चे अब वहाँ जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि वह विशाल आरक्षित क्षेत्र है, यह पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम रक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म के टीक, सागौन इस वन में मिलते हैं। As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. Madhavji explained that Project Tiger was launched by the government to protect the tiger in the country. The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. जैसा बच्चे आगे बढ़े और उनमें बोर्ड में दिखाई दिया कि जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ रक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि यह हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। इस परियोजना के उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एक संवर्धन बनता है। टाइगर species 1.4 is one of the many species which are slowly disappearing from our forest, but the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tigers has been seen here. Once upon a time, animals like lions, elephant, wild buffaloes, and Barsinga were also found in the Satpura National Park. Animal whose number are diminishing to a level that they might face extinction are now as the endangered animal. Bujo is reminded of the dinosaurs which become extinct a long time ago. Survival of some animal has become difficult because of disturbances in their natural habitat. Professor Ahmed tells them that in order to protect plant and animals, strict rules are imposed in all national parks. Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collections of firewood, medicinal plant etc. are not allowed. अब बाघ 1.4 उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा रक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण के अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंस तथा बरसिंघा में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वह जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वह विलुप्त होते जा रहे हैं। संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। बुझो को डायनासोर की विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया। माधव जी टेल पहली that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. At times we kill snakes, frogs, lizards, bats and owls rutledge without realizing their importance in the ecosystem. By killing them we are harmful ourselves. They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. They form part of food chain and food webs about which you learnt in class 7th. अब माधव जी ने पहली को बताते हुए
बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ और उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और परितंत्र में उनके महत्व को विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वे आहार जाल और आहार श्रृंखला के भाग हैं, जिसके बारे में हम क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। An ecosystem is made of all the plant, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. किसी क्षेत्र में सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। Red Data Book. Professor Ahmed explained about Red Data Book to the children. He tells them that Red Data Book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. Red Data Book is maintained internationally by an organization. India also maintains Red Data Book for plants and animals found in India. प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा बुक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक जो यह पुस्तक है जिसमें सभी संकटपन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। रेड डाटा पुस्तकों का विषय की अधिक जानकारी आप कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। माइग्रेशन, प्रवास। द excursions party then enters deeper into the forest under the guidance of Madhav Ji. They sit near the Tawa reservoir to relax for some time. Paheli observe some of the world near the river. Madhav Ji tells the children that these are migratory birds. These birds have flown here from other parts of the world. माधव जी ने निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। तब तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं। यह पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फर अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ climatic changes. They fly for laying egg as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. Birds who cover long distance to reach another land are now as migratory birds, as Paheli learned in class 7th. जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में से एक निश्चित समय पर उड़ कर आते हैं और वह यहाँ अंडा देने के लिए आते हैं, क्योंकि वह मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूलन नहीं होता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, जैसा कि पहले ने क्लास 7 में उसको अध्ययन किया था। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, कागज का पुनःचक्रण। प्रोफेसर अहमद ड्रॉ attention of the children to another cases of deforestation. He tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. Therefore, we should save paper. Professor Ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. We should have saved used paper and recycle it. Why this? We not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. Moreover, the amount of harmful chemical used in paper making will also be reduced. प्रोफेसर
अहमद ने बच्चों को ध्यान वनोन्मूलन की एक और कारण की ओर आकर्षित किया। उन्होंने ये बताया कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्व पेड़ विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के लिए उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसके लिए साथ साथ कागज उत्पादन के लिए उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों को भी कमी आएगी। रेफरेस्टेशन, पुनः वनारोपण। प्रोफेसर अहमद suggest that the answer of deforestation is reforestation. Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. The planted trees should generally be of the same species which were found in the forest. We should plant at least as many trees as we cut. Reforestation can take place naturally also. If the deforested area is left undisturbed, it reestablishes itself in natural reforestation. There is no role of human being. We have already caused tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for future generations, plantations of more trees is the only option. प्रोफेसर अहमद का सुझाव था कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनः वनारोपण है। पुनः वनारोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण करने वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हम कम से कम उतने वृक्ष तो लगाना ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनः वनारोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अवंधित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनः वनारोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हम अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद told them that in India we have the Forest Conservation Act. This act is aimed of preservation and conservation of natural forests and meeting the basic need of the people living in or near the forests. प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन सुरक्षा अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण एवं संरक्षण करना है, साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिसमें वन में और उनके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. On getting back, Professor Ahmad and the children thanked Madhavji for guiding them through this exciting experience. कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं था। और वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। थैंक यू।